एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के क्रम में मगध का उत्कर्ष का। इससे पहले भी हमने बहुत से वीडियो डाल दिए हैं जो आप लोग देख लीजिएगा। मुख्य रूप से आप लोग पाषाण काल को देख लीजिएगा और उसके बाद वैदिक काल देख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता देख लीजिएगा, महाजनपद का उदय देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म देख लीजिएगा, जैन धर्म देख लीजिएगा। क्योंकि आपको बताते चले कि दोस्तों जो एक कल वैकेंसी आई है बिहार एक्साइज कांस्टेबल का, तो ये तो कांस्टेबल का आ गया है। हमारा दरोगा वाले भी जो स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं जितने भी हैं, वो आप मतलब एक मिशन मोड में लग जाइए। क्योंकि बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी बस 1 से 2 सप्ताह में आने वाला है, या नवंबर लास्ट में आ जाए, 1 सप्ताह में आ जाए, बस यही आने का ज़्यादा चांस है। चर्चाएँ चल रही है। तो ये सब आप प्राचीन काल से बहुत से मतलब क्रिटिकल क्वेश्चन आते हैं, 2-4 क्वेश्चन जो नहीं बन पाते हैं। इसके लिए आपको ये सब वीडियो देखना अनिवार्य हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख लेंगे और बेहतर रूप से समझ में आप लोग को आएगा। एक बार देख लीजिएगा। हम लोग मगध के उत्कर्ष की बात करते हैं तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं महाजनपद, जहाँ से आपको भगवती सूत्र जैन धर्म और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से 16 महाजनपद की सूची मिली है, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कोई था तो मगध साम्राज्य था, मगध महाजनपद था। और इससे पहले भी वो महाजनपद से पहले हमने पढ़ा था वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखे थे कि किस तरह से लोहा की खोज ने एक आर्थिक प्रगति प्रदान की और उसी के तहत राजनीतिक प्रगति प्राप्त हुई और आगे चल के बहुत बड़ा साम्राज्य का विस्तार हुआ। ये सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य अब मगध ही निकल कर आया। इसका बहुत से कारण है, मुख्य रूप से 3 कारण देखेंगे। एक आपको आर्थिक कारण देखेंगे, दूसरा राजनीतिक कारण देखेंगे और तीसरा भौतिक कारण देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य था। सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य था। ये आपको बिहार दरोगा 2217 का मेंस हुआ था पिछले 26 अप्रैल 2022 को। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध था। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है दरोगा का। और एक क्वेश्चन और आएगा कि मगध का उत्कर्ष वर्णन किस वेद में मिलता है, तो आपको अथर्ववेद में मिलता है मगध का उत्कर्ष। ये सब क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाता है। तो आपने देखा कि सबसे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था तो मगध साम्राज्य था, और इसकी जानकारी अथर्ववेद से प्राप्त होती है। महाजनपद के महाकाव्य के अनुसार मगध राज्य के संस्थापक वसु का पुत्र बृहदत्त थे, जो वसु के पुत्र थे, और जरासंध के पिता बृहदत्त थे। तो आपको क्वेश्चन भी आएगा कि मगध का उत्कर्ष में जो मुख्य रूप से प्रथम संस्थापक कौन थे, तो बृहदत्त को माना जाता है महाकाव्यों के अनुसार। आज हम देखेंगे बहुत सारे वंश इस पे मतलब एक क्रमिक रूप से साम्राज्य चलाएंगे, उनको हम देखेंगे। तो महाकाव्य के अनुसार मगध राज्य के संस्थापक वसु का पुत्र बृहदत्त ने की थी संस्थापक। मगध का उदय का प्रमुख 3 कारण थे: आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और भौगोलिक कारण। आर्थिक कारण की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ईसा पूर्व मगध महाजनपद में ही लोहा की सर्वप्रथम खोज हुई थी। अगर भारत में कहीं बात किया तो मगध साम्राज्य में ही प्रथम बार लोहा की 1 ईसा पूर्व खोज हुई थी। इसी कारण आर्थिक विकास हुई और लोहा ने कृषि को नई ऊर्जा प्रदान की, जिससे एक अधिशेष कृषि 2 प्रकार होते हैं। कृषि जो हम लोग करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, जो आपको कह सकते हैं कि जीवन निर्वाह कृषि, और एक कृषि था अधिशेष कृषि। अधिशेष कृषि में होता है कि जो हम लोग उपजाते हैं और हम लोग खा पी कर जो बचता है और उसको हम वाणिज्य और व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं व्यापारी के रूप में, तो उसको अधिशेष कृषि कहते हैं। अधिशेष कृषि के पश्चात ही मगध का उत्कर्ष मुख्य रूप से माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो लोहा की खोज हुई थी तो कृषि बहुत उन्नत दशा में चल गई थी, और अधिशेष कृषि के तहत ही मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली कहलाया। आगे देखें राजनीतिक कारण। जब आप समझ सकते हैं कि जब आर्थिक प्रगति हुई तो राजनीतिक कारण राजा जो प्रमुख होते थे उनको एक शक्ति मिली, वो अस्थायी रूप से सेना रखें, वो अपने आप को मजबूत किए, टैक्स लागू कर दिए। तो राजनीतिक कारण में राजा को बहुत पावर मिला। और आप जानते हैं कि अगर किसी साम्राज्य को अगर शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना होगा तो उसके लिए राजनीतिक रूप से तो जरूरी है ही, साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा, तब वो राजा अपने साम्राज्य को या प्रजा को भलाई कर पाएगा। आगे भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप मगध है जो पाटलिपुत्र राजधानी है, प्रथम राजधानी इसका राजगिरी था, गृह जो अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम राजधानी राजगिरी था और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र जो उदयन ने उसका संस्थापक किया था। 3 नदी के संगम था, आपको गंगा, सोन और गंडक के संगम पे उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो पहला तो है कि ये भौगोलिक रूप से इसलिए मजबूत हो गया कि तीनों तरफ से आपको नदी मिल रहा है, वहाँ वहाँ जरूर मिट्टी का मतलब ज़्यादा मात्रा में विस्तार हुआ है, तो उसके चलते कृषि बहुत उन्नत पे थी।
तो जलोढ़ की शिखा विकास हुआ। साथ ही आप देख सकते हैं कि भौगोलिक के स्थिति को देख सकते हैं, तो दूसरे रूप में हम लोग कह सकते हैं कि तीनों तरफ जल से घिरा हुआ था। एक तरफ से आपका इधर से सोन गया, इधर से गंगा आया और ऊपर से आ गया गंडक। यही 3 नदी के संगम पे पाटलिपुत्र बसा था, जो शत्रुओं को भी मतलब यहाँ आने के लिए एक नया मतलब तरीका अपनाना पड़ता, फिर भी नहीं यहाँ पहुँच पाता। और देखें तो जो राजगीर प्रथम राजधानी थी, जो चारों तरफ पहाड़ी से घिरा था, जिसके कारण शत्रु से मैंने मतलब रक्षा की दृष्टि से बहुत ही मैंने सुरक्षित था। तो शत्रु से आक्रमण को बहुत कम डर था इस, और पाटलिपुत्र भी तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, जिसके सुरक्षा के लिहाज से बहुत सुरक्षित राजधानी था। और तो आप देख सकते हैं कि भौगोलिक रूप से कि जो छोटनागपुर का पठार है, जो वर्तमान झारखंड में है, उस टाइम मगध समाज का ही एक अंग था, जहाँ पे मतलब भारी खनिज का भंडार था, जिसके कारण ही मगध समाज इतना उन्नत हो पाया। और वहाँ की जंगलों से हाथी पकड़ पकड़ के उसको लाया जाता था और उसको युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। आगे देखें कि किस अजातशत्रु ने वैशाली और अवंती को अपने समाज में मिलाए थे, जिसमें से कुछ हथियार भी इस्तेमाल किए थे और हाथी पकड़ के लाते थे, उसको युद्ध में इस्तेमाल करते थे। ये तमाम कारण परिस्थिति के कारण ही मगध समाज सबसे शक्तिशाली समाज कहलाया, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं मगध में वंशों का क्रम। ये आप याद रखिएगा, चाहे आप ग्रुप डी का तैयारी करते हो या रेलवे का एग्जाम, या तो फिर सिपाही, या तो जो भी हो मतलब 4th ग्रेड का, या मान लीजिए कि आप BPSC का भी एग्जाम दीजिएगा तो क्रम कहीं कहीं पूछ देता है। तो बहुत से लोग याद रखते हैं कि हसीन मासुका माने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो आप उस तरह से याद रखेगा, आप सीधा याद रखेगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। प्रमुख रूप से चार वंशों ने इस पर शासन किए, जो प्रमुख रूप से है। आइए प्रथम देखते हैं हर्यक वंश को। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, और हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। पितृहंता वंश के नाम से जानने का इसके पीछे कारण है कि जो बिंबिसार थे, उनके पुत्र अजातशत्रु थे, जिन्होंने अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठ गए थे। और उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र उदयन थे, उन्होंने भी हत्या करके पिताजी को अपनी गद्दी पर बैठ गए थे, इसलिए इसे पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। मगध का प्रथम एवं पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। हर्यक वंश मगध का प्रथम पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 544 BC में बिंबिसार द्वारा किया गया था। हर्यक वंश का स्थापना मगध में 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा किया गया था। बिंबिसार को सैनिक भी कहा जाता था, सेना रखने वाला। बिंबिसार को सैनिक भी कहा जाता था, इसलिए आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि किससे प्राचीन शासक को सैनिक के नाम से जाना था, तो बिंबिसार। तो सैनिक बिंबिसार, सेना रखने का सैनिक का प्रथम शासक थे, जिन्होंने मगध में हर्यक वंश का स्थापना किया, जिन्होंने एक सेना का रखने का एक योजना बनाई थी, और इसने सेना रखने वाले इसलिए इनको कहा गया। बिंबिसार भारत का प्रथम शासक था। उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए प्रथम बार नीति युद्ध नहीं अपनाए, न कोई कूटनीति अपनाए। सबसे प्रथम बार में जो भारत का प्रथम अगर कोई शासक है जो प्राचीन काल में जो मगध के शासक थे, और प्रथम शासक बिंबिसार ही थे, जिन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया उत्तर और उत्तर पश्चिम में। तो आगे हम लोग देखेंगे तीन शादियाँ इन्होंने किए थे। बिंबिसार भारत का प्रथम शासक था, जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य का विस्तार किया। इन्होंने 3 विवाह किए थे। तो आपको क्वेश्चन में कहीं फंसा सकता है एग्जाम में यहाँ से कि प्रथम प्राचीन शासक कौन था जिन्होंने वैवाहिक के संबंध स्थापित करके अपने समाज का विस्तार किया, तो बिंबिसार इसका आंसर हो जाएगा। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। इन्होंने 3 विवाह किए। कौशल राजकुमारी महाकौशल देव से विवाह कर काशी दहेज में लिए। कौशल राजकुमारी महाकौशल देव से विवाह करके काशी इन्होंने दहेज के रूप में लिए थे। तो आप सोच सकते हैं कि मगध का विस्तार आगे हो गया, वाराणसी तक हो गया था। लिच्छवी राजकुमारी, दूसरी शादी लिच्छवी राजकुमारी चेलना से किया, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। तो यहाँ से आप लिच्छवी जो वैशाली था, वहाँ से भी इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, वहाँ से मित्रतापूर्वक अपने साम्राज्य को विस्तार किए। या आपको क्वेश्चन पूछ सकता है किस राजकुमारी ने अजातशत्रु को जन्म दिया था, तो अजातशत्रु का जन्म चेलना, जो लिच्छवी राज की राजकुमारी थी चेलना, जिन्होंने अजातशत्रु को जन्म दिए। मद्र राजकुमारी, मद्र पंजाब को कहा जाता है, उस टाइम पंजाब कहा जाता था। मद्र राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर पश्चिम की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार किए। पंजाब पश्चिम पड़ता है भारत को, तो मगध साम्राज्य का विस्तार इन्होंने मद्र राजकुमारी क्षेमा से विवाह करके पश्चिम की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने बृहदत्त की हत्या कर अंग को अपने मगध में मिला लिया। अंग को ही क्षेत्र कहा जाता है, जो भी भागलपुर, वर्तमान भागलपुर का है। तो अंग के एक शासक थे बृहदत्त की हत्या करके अंग को बिंबिसार ने मगध में मिला लिया। जो क्वेश्चन है आपको पूछेगा कि अंग के किस शासक को बिंबिसार ने हत्या करके उसको मगध में मिला लिए थे, तो बृहदत्त की हत्या करके अंग को मगध में मिला लिए थे। इनके दरबार में प्रसिद्ध वैद्य रहते थे, जिनको नाम जीवक था।
इन प्रसिद्ध एक वैद्य थे जिनको नाम जीवक था। इन्होंने मुख्य रूप से एक राजा थे, एक महापुरुष गौतम बुद्ध, उनको सेवा प्रदान किए थे। बिम्बिसार को जब पता लगा कि महात्मा बुद्ध को तबियत कुछ मैंने डाउन हो गया है, तो क्योंकि बिम्बिसार को महात्मा बुद्ध से मित्रतापूर्वक संबंध था, एक मित्र के रूप में, सुरक्षक रूप में बिम्बिसार को जाना जाता है गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध को सेवा प्रदान किए थे, जीवक तो गौतम बुद्ध को सेवा प्रदान किए थे। और अवंती नरेश चंड प्रबोध को भी पांडु रोग पीलिया रोग हो गया था, तो यही जीवक ने इलाज किए थे जाकर के, अवंती नरेश चंड प्रबोध। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस राजा को मन जीवक ने सेवा प्रदान किए थे? चंड प्रबोध, जो पांडु रोग से, जिसको पीलिया रोग कहते हैं, इसका उपचार के लिए गए थे। और महात्मा बुद्ध को भी सेवा प्रदान किए थे कुछ समय के लिए। आगे इनके पुत्र हैं बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु, जिसे पुनिक के नाम से जाना जाता है। पुनिक, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, पुनिक किस प्राचीन शासक कहा जाता है? अजातशत्रु, उपनाम समझिए, जो भी समझिए, पुनिक, अजातशत्रु पुनिक कहा जाता था। इन्होंने 492 ईस्वी में, इन्होंने 492 ईसा पूर्व में बिम्बिसार की हत्या कर मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। जब इन मतलब शासन चलाने लायक हो गए, तो इन्होंने अपने पिता को 492 ईसा पूर्व में हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठ गए। इनका एक मंत्री था जिनका नाम बस्कार था। बस्कार एक मंत्री थे, आपको पूछ सकता है कि बस्कार किस राजा के दरबार में रहते थे? बस्कार नाम के मंत्री थे। और यहाँ पूछ सकता है कि आपको वैद्य, जो जीवक वैद्य थे, किसके दरबार में रहते थे? बिम्बिसार के दरबार में। बस्कार मंत्री किसके दरबार में रहते थे? तो अजातशत्रु के दरबार में। तो 492 ईसा पूर्व में बिम्बिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठ गए। इसीलिए यहाँ पे आप देखें कि पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है हर एक वंश को। इन्होंने युद्ध करके कौशल एवं वैशाली को पराजित किया और मगध मिला लिया। वही वैशाली जो इनके ममहर की है, ऋषि राजकुमारी चेलना इनकी मम्मी थी। और वहाँ वैशाली बाद में ये बना था वैशाली को पराजित करके, तो इनके ममहर था भी अजातशत्रु का, और कौशल को पराजित करके इन्होंने मगध मिला लिया। और ये वैशाली के युद्ध में बहुत ही मददगार साबित हुए थे। आपको बस्कार जो मंत्री थे, बहुत मदद किए थे अजातशत्रु को वैशाली के युद्ध में। और अनंतर वैशाली और कौशल को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिए थे अजातशत्रु। वैशाली के युद्ध में महाशिलाकंटक नामक हथियार था, और एक रथ मूसल नामक हथियार था, इन्होंने अजातशत्रु में प्रयोग किए थे। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है किस प्राचीन शासक ने युद्ध के समय महाशिलाकंटक रथ मूसल नामक हथियार का इस्तेमाल किए थे? तो अजातशत्रु हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट ही हो जाता है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछता है दरोगा में, तो आदमी गलत कर देते हैं। जैसे एक आपको याद होगा कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में मेंस में पूछा गया था कि गंगा सोन और गंडक के संगम पे किन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था? तो एक आगे देखेंगे उदयन थे। तो वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक में रथमूलक नामक हथियार का प्रयोग किए और राजगीर की किलेबंदी करवाई, क्योंकि इन्होंने एक जो लिच्छवी आपका जो वैशाली था, वो बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, उसको इन्होंने अपने साम्राज्य में युद्ध के नीति से अपना करके पराजित करके मिला लिए। और कौशल को भी इन्होंने अपने समाज में मिला लिए, और इसी कुछ इनको डर बन गया था, इसीलिए इन्होंने राजगीर की किलेबंदी कराई थी। इसके बाद 460 ईसा पूर्व में उदयन इनके ही पुत्र थे, और उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किए थे, इसलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। 460 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी पर बैठ गए उदयन। उदयन ने ही गंगा, सोन एवं गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, और इन्होंने यहाँ राजधानी बनाया। पहले आपको पता होगा कि जब हरे वंश की स्थापना बिम्बिसार ने किए थे, तो इन्होंने पहला राजधानी अपना राजगिरी या गिरिव्रज बनाए थे। और बाद में इनका जो पोता थे उदयन, उन्होंने गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और राजधानी बनाया। इनकी राजधानी परिवर्तन इन्होंने किए। तो एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि किस हरे वंश के शासक ने राजधानी परिवर्तन किए थे? तो इसका उदयन हो जाएगा आंसर। तो गंगा, सोन एवं गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना के विषय अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक थे। नागदशक एक उनके अपने ही अमात्य मंत्री द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, जो ब्राह्मण आपको मंत्री अमात्य थे, जो जिनका नाम शिशुनाग था। इनके द्वारा हत्या करके नागवंश शिशुनाग मंत्र की स्थापना कर दी। तो इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक की हत्या इसकी ही मंत्री शिशुनाग द्वारा कर दी गई थी। इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया। तो आगे हम लोग देखेंगे, और बचा हुआ शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश को तो विस्तार से हम बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मतलब जानने योग्य हैं और इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। हर एक एग्जाम के लिए मौर्य वंश इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम वीडियो में आप हर एक वंश के और मगध के उत्कर्ष को देखें। एक और वीडियो हम लाएंगे, उसमें 2 वंश को बताएंगे हम, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इसी तरह और बहुत सारे वीडियो बनाते रहेंगे। तो आइए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं।
16 महाजनों में सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य था, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। महाकाव्य के अनुसार मगध राज के संस्थापक वसु का पुत्र वीरदत्त था। मगध की उदय का 3 प्रमुख कारण थे, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारण। इसको ही मैंने विस्तार से बता दिया। मगध में वंशों का क्रम है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। हर्यक वंश मगध का प्रथम एवं पितृहंता वंश के नाम से हर्यक वंश को जाना जाता है। इसकी स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिम्बिसार ने किया था। बिम्बिसार को श्रेणी के नाम से जाता है क्योंकि सेना रखने वाले थे। प्रथम शासक बिम्बिसार भारत का प्रथम शासक था जिसने वैवाहिक समाज स्थापित साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने 3 विवाह किए। प्रथम विवाह कौशल राजकुमारी महाकौशल देवी से विवाह करके काशी दहेज में लिए। दूसरा विवाह लिच्छवी राजकुमारी चेना से विवाह की जिसने अजातशत्रु को जन्म दी। और तीसरी शादी मध्य राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर पश्चिम की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार किए। इनके दरबार में वैद्य नामक जीवक नामक वैद्य रहते थे, जिन्होंने अवंती ने चंद्रप्रभोध को पांडु रोग पीले रोग से ठीक किया था और महात्मा बुद्ध को भी कुछ दिन सेवा प्रदान किए थे। और महात्मा बुद्ध को सेवा प्रदान के लिए बिम्बिसार इसलिए हुए थे कि महात्मा बुद्ध से और बिम्बिसार से एक मतलब फ्रेंडशिप था और एक संरक्षक के रूप में बिम्बिसार को जाना जाता है। अजातशत्रु आगे अजातशत्रु हैं। अजातशत्रु बिम्बिसार का पुत्र थे। अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में बिम्बिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। बस्कार नामक मंत्री अजातशत्रु शासनकाल में रहते थे। कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिला लिया। जो अजातशत्रु थे अपने एक मामा घर वैशाली को भी और कौशल को भी युद्ध कर अपने साम्राज्य मगध में मिला लिया। और ये वैशाली के युद्ध में बहुत ज़्यादा बस्कार जो मंत्री थे अमात्य सिंह ने मदद किए थे। वैशाली के युद्ध में महाशिलाकंटक एवं रथ मुसल नामक हथियार का प्रयोग किया गया और राजगीर किलेबंदी कराई थी। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि किस प्राचीन काल के शासक ने राजगीर किलेबंदी कराई थी? तो अजातशत्रु के पुत्र उदयन थे। इन्होंने 460 ईसा में अपने पिता की अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठ गए। उदयन ने ही गंगा, सोन एवं गंडक की संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और इसे राजधानी अपनी बनाया, यानी कि राजगीर से राजधानी परिवर्तन करके पाटलिपुत्र ले आए। और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। इसकी हत्या इसकी ही मंत्री शिशुनाग द्वारा कर दी गई और तत्पश्चात शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।